इक्विटी की उत्पत्ति और विकास। सामे के उद्भव एवं विकास का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसका उद्भव संयोग अथवा किसी आकस्मिक घटना का परिणाम न होकर एक सुनियोजित रीति से हुआ है। जैसा कि मेकलैंड ने कहा है, सामे का उद्भव विधि की कठोरता को कम करने के लिए हुआ है। इसका विधि से कोई विरोध नहीं था। इसका उद्भव विधि को नष्ट करने के लिए नहीं, अपितु उसकी पूर्ति करने के लिए हुआ था। इस प्रकार जब जब ये पाया गया कि किसी मामले में सामान्य विधि उपचार प्रदान करने में असफल रही है, सामे ने उसमें हस्तक्षेप किया और पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त अनुतोष प्रदान किया। विधि की पूर्ति करते हुए सामे ने इस प्रकार अबाध गति से विकास की सीढ़ियां पार की और अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचा। सामे ने इस उक्ति को चरितार्थ किया कि जीवन की तरह विधि भी स्थिर नहीं है। भारत में सामे का प्रादुर्भाव इंग्लैंड की देन है तो इंग्लैंड में रोम की। अतः यहाँ हम रोम, इंग्लैंड एवं भारत में सामे के उद्भव एवं विकास का पृथक पृथक अध्ययन करेंगे। रोम में सामे का उद्भव एवं विकास। आधुनिक न्याय प्रशासन में सामे का प्रादुर्भाव रोम की एक महान उपलब्धि एवं महत्वपूर्ण देन है। रोम में इसका उद्भव विधि की कठोरता को कम करने एवं उसे सरल बनाने के लिए हुआ। सामे के अस्तित्व में आने से पूर्व रोम में समस्त लौकिक शक्तियां सम्राट के हाथों में केंद्रित थीं। सभी प्रकार के मामलों में उसका निर्णय अंतिम एवं निरपेक्ष माना जाता था। तत्समय प्रचलित विधि व्यवस्था भी अत्यंत कठोर एवं औपचारिक थी। सभी प्रकार के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 कार्यवाहियां, जिन्हें विधिक कार्यवाहियां भी कहते हैं, प्रचलित थीं। इनका अक्षरशः पालन किया जाता था। यदि कोई सिविल अधिकार इन कार्यवाहियों के अंतर्गत नहीं आता था तो उसके लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार तत्कालीन सिविल विधि, जू सिविल, अत्यंत ही कठोर, औपचारिक एवं स्वेच्छाचारी थी। तर्क, औचित्य एवं नैतिकता के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। प्रेयटर एवं सामे का प्रादुर्भाव विधि की कठोरता को कम करने एवं सामे की खोज करने का महत्वपूर्ण श्रेय वहां के प्रेयटर, प्रीटो, को है। ई 0 सन 366 में वहां प्रेयटरों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता था। इन्हें सर्वोच्च न्यायिक शक्तियां प्राप्त थीं। कालांतर में इन्हें कतिपय विधायी शक्तियां भी प्रदान कर दी गईं, जिनके अंतर्गत वे विधियों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकते थे। इस प्रकार विधियों का निर्माण एवं उनका प्रवर्तन दोनों ही प्रेयटरों के हाथों में था। प्रेयटर तत्कालीन विधि का अंधानुकरण नहीं करते थे। उन्हें विधि की कठोरता, औपचारिकता एवं स्वेच्छाचारिता को कम करने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने न्याय प्रशासन कतिपय आधार सूत्रों पर चलाना आरंभ कर दिया। इन आधार सूत्रों के द्वारा वह विधियों में परिवर्तन कर सकता था। सामान्यतः ऐसा आज्ञापत्र, एडिक्टम, जारी करके किया जाता था। जब भी प्रेयटर अपना पद ग्रहण करता था, वह एक आज्ञापत्र जारी करता था, जिसमें आगामी वर्ष के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख किया जाता था। इसका प्रभाव पूरे वर्ष पर्यंत के लिए होता था और उसे स्थायी आज्ञापत्र, ईडिक्टम परपेटियम, कहा जाता था। जब किसी प्रेयटर के स्थान पर कोई नया प्रेयटर आता था तो वह भी एक नया आज्ञापत्र जारी करता था। उसमें सामान्यतः पूर्व के नियमों को ही मान लिया जाता था, लेकिन जहां कहीं भी परिवर्तन की आवश्यकता होती, उसे परिवर्तित रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता था। इन्हें अंतरित आज्ञा पत्र, ईडिक्टम ट्रालाटनम, एवं नवीन आज्ञा पत्र, ईडिक्टम नोवम, के नाम से संबोधित किया जाता था।
कभी कभी प्रेयटरों के समक्ष ऐसे मामले आ जाते थे जिनके लिए विधि में कोई उपचार उपलब्ध नहीं था, और यदि उपचार उपलब्ध होता भी था तो वह विधि की कठोरता के कारण पक्षकारों को न्याय के स्थान पर अप्रतिहार्य क्षति पहुंचाने वाला होता था। ऐसी अवस्था में प्रेयटर सिविल विधि पर आधारित न रहकर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे और पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त न्याय प्रदान करने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ती गई और नैतिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विकास होता गया। सिविल विधि के साथ साथ इन सिद्धांतों का अस्तित्व बना रहा। रोमन साम्राज्य का विस्तार एवं साम्य का निवेश। रोम में साम्य के उद्भव एवं विकास का एक और कारण रोमन साम्राज्य का विस्तार होना था। प्रारंभ में सिविल विधि जूस सिविल का क्षेत्र परिसीमित था, अर्थात वह रोमन नागरिकों तक ही सीमित था। सिविल विधि उन्हीं वादों पर प्रयोज्य होती थी जिनमें कि दोनों पक्षकार रोमन नागरिक होते थे। लेकिन जब कालांतर में रोमन साम्राज्य की सीमा का विस्तार होने लगा, रोम से बाहर के व्यक्ति व्यापार एवं वाणिज्य के उद्देश्य से रोम में आकर निवास करने लगे, तो ये प्रश्न उठा कि ऐसे व्यक्तियों पर जो रोमन नागरिक नहीं है, कैसी विधि का प्रयोग किया जाए? क्या उन पर रोमन सिविल विधि का प्रयोग किया जा सकता है? यह एक विवादास्पद प्रश्न था। ये समस्या उस समय और विकट हो जाती थी जब किसी वाद में एक पक्षकार रोमन नागरिक एवं दूसरा पक्षकार गैर रोमन नागरिक होता था। इन सभी प्रश्नों का निराकरण किया जाना आवश्यक था, क्योंकि तत्कालीन रोमन विधि में इस संबंध में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। प्रेयटरों ने ये कार्य अपने हाथों में लिया और उन्होंने अधिकारों एवं अनुतोषों की एक ऐसी सूची तैयार की जो गैर रोमन नागरिकों को उपचार प्रदान करती थी। ये अधिकार एवं अनुतोष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे, जो साम्य का ही एक विषय था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रोम में विधि एवं साम्य का प्रशासन एक ही न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता था। प्रेयटर ही इन दोनों अधिकार क्षेत्रों का एक साथ प्रयोग करता था। इस प्रकार साम्य और सामान्य विधि का सामंजस्य बराबर बना रहा। इंग्लैंड में साम्य का उद्भव एवं विकास। इंग्लैंड में साम्य के उद्भव एवं विकास का इतिहास भी करीब करीब उतना ही प्राचीन है जितना कि रोम का। प्रो शून्य हेनबरी ने इंग्लैंड के साम्य के इतिहास को 3 युगों में विभाजित किया है। 1. मध्यकालीन युग, 2. परिवर्तन का युग एवं 3. आधुनिक युग। साम्य के विकास की दृष्टि से आधुनिक युग का प्रारंभ न्यायतंत्र अधिनियम सन 1873 एवं 1875 के पारित होने के समय से होता है, जिसका कि विस्तृत उल्लेख अध्याय 5 में न्यायतंत्र अधिनियम शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। अतः यहाँ केवल मध्यकालीन युग में परिवर्तन के युग का ही अध्ययन करना है। इंग्लैंड में साम्य के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करने के लिए हमें अतीत का अवलोकन करना होगा और अतीत में भी 13वीं शताब्दी तक जाना होगा, जब एडवर्ड प्रथम का शासन था। एडवर्ड प्रथम के शासन काल तक इंग्लैंड में एक ही विधि प्रचलित थी, जिसे सामान्य विधि कहा जाता था। इसका प्रशासन 3 पृथक पृथक न्यायालयों द्वारा किया जाता था। 1. राज्य न्यायालय किंग्स बेंच। 2. सामान्य दलीलों का न्यायालय। 3. राजकोष का न्यायालय। सामान्य विधि देश के रीति रिवाजों एवं प्रथाओं पर आधारित थी, और एडवर्ड प्रथम के शासन काल तक इसने एक निश्चित रूप धारण कर लिया था। कुलाधिपति। जैसा कि हमने ऊपर देखा, एडवर्ड प्रथम के शासन काल तक देश में सामान्य विधि एक निश्चित रूप धारण कर चुकी थी और उसका प्रशासन 3 भिन्न भिन्न न्यायालयों द्वारा किया जाता था। इन तीनों न्यायालयों में से अंतिम न्यायालय अर्थात राज्यकोष का न्यायालय मात्र सामान्य विधि का न्यायालय ही नहीं था, वरन वह शासन का एक प्रशासकीय विभाग भी था। उसके सचिवालय को चांसरी
चांसरी के नाम से पुकारा जाता था और उसका प्रधान चांसलर कहलाता था। आरंभ में वह न्यायाधीश न होकर सम्राट का प्रधानमंत्री और उसकी परिषद का सर्वोच्च सदस्य होता था। हेनरी के अनुसार मध्ययुग में चांसलर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था और देश में सम्राट के बाद उसका स्थान होता था। चांसलर के बारे में कहा है कि मेटलैंड ने भी वह सम्राट का प्रधानमंत्री और सभी विभागों का सम्राट का राज्य सचिव होता था। इस प्रकार चांसरी एवं उसके प्रधान चांसलर का उस समय एक महत्वपूर्ण स्थान था। लेख जारी करने की चांसलर की शक्तियां। चांसलर को लेख रिट जारी करने की एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त थी। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य विधि के अंतर्गत वाद संस्थित करना चाहता था, तो प्रथमतः उसे विहित शुल्क देकर लेख प्राप्त करना होता था। इन लेखों की संख्या निश्चित एवं सीमित थी। यदि कोई सिविल क्षति अथवा विवादग्रस्त विषय इस लेख क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता था, तो सामान्य विधि के अंतर्गत उसके लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं था और इस प्रकार वह उपचार विहीन रह जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य विधि 3 प्रकार से अपूर्ण थी। 1. प्रथमतः सामान्य विधि के अंतर्गत सभी प्रकार के मामलों के लिए उपचार उपलब्ध नहीं था। इसका एकमात्र कारण लेखों का एक निश्चित एवं सीमित मात्रा में होना था और लेखा के अभाव में किसी भी प्रकार की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती थी। 2. दूसरा, जिन मामलों में सामान्य विधि द्वारा उपचार प्रदान किया जाता था, वह पर्याप्त नहीं होता था। उदाहरणार्थ, संविदा भंग के मामलों में सामान्य विधि के अंतर्गत केवल क्षतिपूर्ति का प्रावधान था, उसमें संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार व्यादेश जारी करना, प्रापक की नियुक्ति करना आदि भी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। 3. तीसरा, सामान्य विधि के न्यायालयों की प्रक्रिया इतनी औपचारिक, असंतोषप्रद एवं दोषपूर्ण थी कि पक्षकारों को उचित न्याय नहीं मिल पाता था। इसका कारण सामान्य विधि का सामंतशाही से प्रभावित होना था। सामान्य विधि को विस्तृत अथवा उदार बनाने में लेखों रिट्स की अनुपयोगिता पर व्यंग करते हुए हेनरी ने कहा है, विधि की सरिता, जिसका गम चांसरी था, बहकर एक ऐसे जलबंध में पहुंचती थी, जिसके रक्षक सामान्य विधि के न्यायाधीश होते थे और दूसरी ओर केवल एक मंद तथा सूक्ष्म धारा निकल पाती थी। सामान्य विधि की इस कठोरता, औपचारिकता एवं दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण ही इंग्लैंड में सामे का प्रादुर्भाव हुआ। वेस्टमिनिस्टर का द्वितीय परिनियम सन 1285 ई. सामान्य विधि की कठोरता एवं औपचारिकता को कम करने का प्रथम प्रयास सन 1285 में किया गया। सन 1285 में संसद ने वेस्टमिनिस्टर का द्वितीय परिनियम पारित किया एवं उसके द्वारा चांसलर को कतिपय मामलों में नए लेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यद्यपि यह एक सीमित शक्ति थी। सन 1285 से पूर्व चांसलर केवल वे ही लेख जारी कर सकता था, जो पूर्व निर्धारित थे। नए लेख जारी करने के लिए सपरिषद सम्राट, किंग इन काउंसिल, की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। लेकिन अब चांसलर कतिपय मामलों में सपरिषद सम्राट की अनुमति के बिना भी नए लेख जारी कर सकता था। सम्राट के समक्ष प्रस्तुत याचिकाएं एवं चांसलर के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसे अनेक विषय थे जिनके लिए सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं था, अतः ऐसे व्यक्ति जो उपचार विहीन रह जाते थे, उचित न्याय प्राप्त करने के लिए सपरिषद सम्राट के समक्ष अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे। आरंभ में सम्राट ही सभी याचिकाओं का विनिश्चय करता था, लेकिन कालांतर में ज्यों-ज्यों इन याचिकाओं की संख्या बढ़ती गई,
सम्राट ने इनको चांसलर को निर्देशित करना शुरू कर दिया। चांसलर भी आरंभ में ऐसी याचिकाओं का विनिश्चय सपरिषद सम्राट की ओर से करता था, लेकिन धीरे धीरे इन याचिकाओं की संख्या इतनी अधिक हो गई कि अब इनका विनिश्चय करना चांसलर का एक कर्तव्य हो गया। अपने इस कर्तव्य के निर्वाह के लिए चांसलर की शक्तियों में वृद्धि की गई और अब चांसलर केवल नए लेख ही जारी नहीं कर सकता था, अपितु नए लेखों का आविष्कार भी कर सकता था। चांसलर द्वारा प्रदत्त अनुतोष एवं प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया अत्यंत ही सरल होने के कारण एकदम लोकप्रिय हो गई। एडवर्ड प्रथम के शासनकाल में ही, जो दिनांक 20 नवंबर 1272 से 7 जुलाई 1307 तक रहा, चांसलर सामान्य विधि से भिन्न सामे के न्यायालय के रूप में एक मौलिक एवं स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने लग गया था। चांसलर अपने समक्ष प्रस्तुत वादों का विनिश्चय सामान्य विधि के नियमों के अनुसार नहीं, अपितु सामे, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के अनुसार करता था। चांसलर के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि करते हुए एडवर्ड द्वितीय द्वारा 1334 की उद्घोषणा। सन 1334 में एडवर्ड द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा के द्वारा चांसलर के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की एवं उसे दो प्रकार की शक्तियां प्रदान की। एक, जब वादी किसी कारण से वैदिक अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता था तो चांसलर ऐसी अवस्था में वैदिक अनुतोष का प्रशासन करता था। 2, जब किसी मामले में सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता था तो चांसलर सामयिक अनुतोष प्रदान करता था। एडवर्ड तृतीय की सन 1349 की घोषणा एवं चांसलर के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि इंग्लैंड में सामे के विकास के इतिहास में सन 1349 एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। सन 1349 में एडवर्ड तृतीय ने एक घोषणा के द्वारा चांसलर को कतिपय विशिष्ट मामलों में अनुतोष प्रदान करने की शक्तियां प्रदत्त की, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वह अधिक उत्साह से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने लगा। सन 1474 में सामे के स्वतंत्र न्यायालय का उद्भव। सन 1474 से पूर्व चांसलर सपरिषद सम्राट किंग इन काउंसिल के नाम पर ही कार्य करता था, लेकिन सन 1474 में किसी समय चांसलर को अपने ही नाम से कार्य करने का अधिकार मिल गया और इस प्रकार सम्राट एवं उसकी परिषद से स्वतंत्र एक ऐसे न्यायालय का उद्भव हुआ जो सामे का प्रशासन करता था। इसे सामे का न्यायालय अथवा कोर्ट ऑफ चांसरी कहा जाता था। इस प्रकार मध्यकालीन युग में चांसलर का अधिकार क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया था। वह वादों का विनिश्चय अब अपने सद्विवेक एवं अंतःकरण के आधार पर करने लगा था। इस संबंध में हेनबरी ने कहा है, मध्यकालीन युग में सद्विवेक एवं सामे स्वामी सायमीज जुड़वा बच्चों के सदृश थे, जो बिना अलग किए ही एक दूसरे से संतुष्ट थे। उसकी शक्तियां इतनी विस्तृत हो गई थीं कि आगे चलकर उसकी बढ़ती हुई शक्तियों से संसद को अरुचि होने लगी और उसने उस पर नियंत्रण स्थापित करने का विचार किया। मेटलैंड के अनुसार चांसलर को अब सामान्य विधि के अधिकार क्षेत्र से वर्जित कर दिया गया था। वह ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता था जो सामान्यतः सामान्य विधि के न्यायालयों द्वारा सुने जा सकते थे। इस प्रकार अपकृति, भूमि एवं संपत्ति संबंधी संविदाओं का विनिश्चय अब चांसलर नहीं कर सकता था। स्नेल के अनुसार मध्यकालीन युग में चांसलर का अधिकार क्षेत्र अपरिभाषित था। उसकी शक्तियां व्यापक किंतु अनिश्चित थीं। आवश्यकता के अनुसार उनका विस्तार हो जाता था। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग सामे, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के नियमों के आधार पर करता था, जो कभी तो सामान्य विधि से लिए जाते थे और कभी रोमन विधि से। इसलिए सेल्डन ने भी कहा है,
साम्य धूर्ततापूर्ण वस्तु है। विधि के लिए हमारे पास एक परिमाप है और हम जानते हैं कि किस बात पर विश्वास किया जाए। साम्य चांसलर के अंतःकरण पर निर्भर है। उसका अंतःकरण जितना विशाल अथवा संकीर्ण होगा, साम्य भी उतना ही विशाल अथवा संकीर्ण होगा। यदि चांसलर के पद के परिमाप के लिए समान स्तर बना दिया जाए तो भी वही बात होगी। वह कितना अनिश्चित परिमाप होगा। एक चांसलर का पद लंबा होगा तो दूसरे का छोटा और तीसरे का नगण्य हो सकता है। यही स्थिति चांसलर के अंतःकरण की हो सकती है। इस प्रकार मध्यकालीन युग में जहाँ साम्य एक उच्च उत्कर्ष को प्राप्त हुआ, वहाँ यह आलोचना का विषय भी बना रहा। यूसेस का प्रयोग एवं साम्य की लोकप्रियता इधर 15वीं शताब्दी में चांसरी ने वैश्वासिक दायित्वों फिड्यूशरी ऑब्लिगेशंस को कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया, जिससे उसकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ने लगी। इन दायित्वों को यूसेस कहा जाता था, जो आजकल के न्यासों के समान था। ये ऐसे व्यवहार थे जिनके अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी भूमि को दूसरे व्यक्ति को इस प्रसंविदा के आधार पर हस्तांतरित करता था कि वह उस भूमि को उसके अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति के लाभ के लिए धारण करेगा। इस प्रकार उपयोग तथा न्यास को लागू करने की शक्तियां चांसलर के हाथों में आ गई। सामान्य विधि ऐसे दायित्वों को न तो मान्यता देती थी और न उनका प्रयोग ही करती थी। आगे चलकर सन 1535 में उपयोग को रामाप्त करने के लिए उपयोग का परिनियम द स्टैट्यूट ऑफ यूसेस पारित किया गया। फिर भी वह एक भिन्न नाम से संपत्ति से संव्यवहार करने का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन बना रहा। 16वीं शताब्दी साप्य के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि मप एक और सूत्रपात 16वीं शताब्दी में साम्य के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का एक और सूत्रपात हुआ। अब साम्य के न्यायालय अर्थात चांसरी ने आकस्मिक घटना एक्सीडेंट, कपट, फ्रॉड, विश्वासघात, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस से संबंधित मामलों का विनिश्चय करना आरंभ कर दिया। इस शताब्दी में जिन नियमों का विकास हुआ वे साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण के नियम कहलाए। 17वीं शताब्दी परिवर्तन का युग एवं साम्य की स्थिति। साम्य के विकास के इतिहास की दृष्टि से हम अब एक ऐसे युग में प्रवेश करते हैं जिसे रूपांतरण का युग कहते हैं। अभी तक चांसलर पादरी लोग हुआ करते थे जो रोमन विधि के अच्छे जानकार होते थे एवं कठिन और जटिल मामलों का विनिश्चय अपने अंतःकरण के अनुसार किया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये पद पादरियों से विधि विशेषज्ञों के हाथों में आने लगा। कार्डिनल बोल्जी का आर्कबिशप अंतिम महान धार्मिक चांसलर था। उसके उत्तराधिकारी के रूप में सन 1510 में सर थॉमस मोर ने चांसलर का पद ग्रहण किया, जो एक महान विधि विशेषज्ञ थे। सर टॉसम मोर के बाद एल्समोर, बेकन आदि चांसलर हुए। पादरियों से विधि विशेषज्ञों के हाथों में चांसलर का पद हस्तांतरित होने से साम्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि पादरी चांसलरों ने साम्य का विरचन किया और विधि विशेषज्ञ चांसलरों ने उसका रूपांतरण किया। इन्होंने न्यायालय की प्रक्रिया को काफी सरल और सहज बना दिया। इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण चांसलर लॉर्ड नॉटिंघम थे, जिन्होंने सन 1673 से 1682 तक के अपने अल्प कार्यकाल में साम्य को सुनिश्चित एवं व्यवस्थित रूप प्रदान किया। साम्य के नियमों को क्रमबद्ध करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यही कारण है कि लॉर्ड नॉटिंघम को आधुनिक साम्य का जनक कहा जाता है। स्ट्राहन के अनुसार लॉर्ड नॉटिंघम ने साम्य को संयोग के विषय से सिद्धांत का विषय बना दिया। उनके बारे में ये कहा जाता है कि साम्य नॉटिंघम के प्रति अनेक प्रकार से ऋणी है। उन्होंने साम्य नियमों को संकलित किया, वर्गीकरण किया तथा शाश्वतता के विरुद्ध नियम का प्रतिपादन किया।
के इसी श्रृंखला में लॉर्ड हॉडविक तथा लॉर्ड एल्डन का सामे को योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी शताब्दी में सामे ने मृत व्यक्तियों का प्रशासन भी अपने अधिकार में ले लिया। निर्वाचन, इलेक्शन, निस्तारण, सैटिस्फैक्शन एवं विखंडन, एडेम्पशन आदि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इसी पर आधारित हैं। 18वीं शताब्दी सामे का चरम उत्कर्ष। 18वीं शताब्दी तक सामे अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इसी समय चांसरी ने सामे के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इस शताब्दी के अंत तक इसने एक नियत पद्धति का रूप धारण कर लिया। अब विधि प्रतिवेदनों तथा पाठ्य पुस्तकों में भी उसे स्थान दिया जाने लगा। यही सामे के उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त किंतु एक रोचक इतिहास है, जिसका सन 1873 एवं 1875 के न्यायतंत्र अधिनियमों द्वारा सामान्य विधि के विलय के साथ अंत होता है। भारत में सामे का उद्भव एवं विकास। भारतीय न्याय प्रशासन में सामे की योजना कोई नवीन उपलब्ध नहीं है। इसका इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि इंग्लैंड का। अत्यंत प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं न्यायिक व्यवस्था में हमें इसके अंकुर मिलते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसके उद्भव एवं विकास के इतिहास को निम्नांकित शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। हिंदू विधि में सामे का उद्भव। भारत में सामे के उद्भव का इतिहास हिंदू काल से प्रारंभ होता है, जबकि शास्त्रकार पुरातन विधियों को समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनाने तथा उनमें विरोध उपस्थित होने पर सामयिक व्यवस्था प्रदान करते थे। उस समय सामे युक्ति के रूप में प्रचलित था। जैसा कि बृहस्पति ने कहा है, कोई निर्णय केवल धर्मव्रत के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, परंतु बिना तर्क के विचार में धर्म की हानि होती है। अर्थात केवल धर्मशास्त्रों पर ही आश्रित होकर निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। युक्तिहीन विचार से धर्म की हानि होती है। नारद का भी यही मत था कि अर्थात किसी बात के संबंध में धर्मशास्त्रों में विरोध होने पर जो युक्तियुक्त हो वही ठीक है। कौटिल्य ने भी कहा है, लेकिन शास्त्रों के विपरीत कानून को तर्क के साथ याद किया जाता है। यदि धर्म का मूल पाठ न्यायिक युक्ति के प्रतिकूल पाया जाए तो धर्म का मूल पाठ निष्फल हो जाएगा और युक्ति की प्रामाणिकता अभिभावी होगी। याज्ञवल्क्य की भी यही धारणा थी कि जहां युक्ति तथा मूल पाठ में विरोध हो, स्वतः शास्त्रों में विरोध की अवस्था में युक्ति अथवा सामे को ही अधिमान प्राप्त होगा। मुस्लिम कानून और समानता। मुस्लिम विधि में भी सामे को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सुन्नी शाखा के हनफी संप्रदाय के संस्थापक अबू हनीफा ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार विधि को नियमों को उदार व्याख्या द्वारा अपास्त किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में इन सिद्धांतों को इस्तिसान अथवा विधिक सामे कहा जाता है। स्वयं पैगंबर साहब ने युक्ति एवं विवेक के रूप में सामे की व्यवस्था दी। एक बार पैगंबर साहब ने अपने मुअज्जम से पूछा कि तुम अपने विनिश्चय किस पर आधारित करोगे। मुअज्जम ने उत्तर दिया, खुदा के ग्रंथ पर, और अगर उससे मदद न मिली तो पैगंबर के दृष्टांत पर, और अगर उससे भी काम न चला तो अपनी ही बुद्धि से निर्णय करूंगा। पैगंबर ने हाथ उठाकर कहा, ये खुदा की तारीफ है जो अपने पैगंबर के दूतों को राह दिखाती है। हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी के वाद में प्रिवी काउंसिल ने ये धारण किया कि मुस्लिम विधि के प्रमुख ग्रंथों में काजी के कर्तव्यों अदब के अध्याय से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुस्लिम विधि इंग्लैंड के चांसरी न्यायालयों द्वारा मान्य सामयिक नियमों एवं विचारों से अपरिचित नहीं है, अपितु वास्तविक रूप से वादों के विनिश्चय में अधिकांशतः उनका पालन होता रहा है।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं सामे का निवेश। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम बार आंग्ल सामयिक सिद्धांतों को लागू किया। उसके शासन काल में विभिन्न परिनियमों, जिनमें सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1827 एवं 1832 के विनियम प्रमुख है, द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि ऐसे वादों का विनिश्चय जिनके लिए विधि के अंतर्गत कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो, सामे, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। तभी से यह व्यवस्था निरंतर चली आ रही है। गुरुनाथ बनाम कमलाबाई के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारण किया कि अब ये सुस्थापित हो गया है कि हिंदू विधि के किसी नियम के अभाव में न्यायालय वादों का विनिश्चय सामे, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के आधार पर कर सकते हैं। सामे की सांविधिक मान्यता। विभिन्न अधिनियमों में सामे का समावेश। भारत में अब विभिन्न अधिनियमों में साम्य का समावेश करके उसे सांविधिक मान्यता, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्रदान की गई है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 एवं संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 में सामे के नियमों को सम्मिलित किया गया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877, वर्तमान अधिनियम 1963 के अंतर्गत संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन, विलेखों का विलोपन एवं परिशोधन, प्रापक, व्यादेश संबंधी प्रावधानों में सामे के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। अब ये लगभग सुस्थापित है कि जहां कहीं न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करने की अधिकारिता प्रदान की गई हो, वहां न्यायालय को इस अधिकार का प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि उससे सामे, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों की पूर्ति हो जाए। मात्र तकनीकी आधार पर किसी को उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय न्यास अधिनियम। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 पुनर्तः उन्हीं नियमों पर आधारित है जो आंग्ल न्यायालयों द्वारा सामे, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के नाम से प्रकाशित किए जाते थे। भारतीय संविदा अधिनियम। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 64 एवं 65 में सामे के सिद्धांतों का समावेश किया गया है। धारा 64 एवं 65 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शून्य या शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त करता है तो उसे ऐसे लाभ को वापस करना पड़ेगा या उस व्यक्ति को प्रतिकर देना पड़ेगा जिससे उसने वह लाभ प्राप्त किया है। मनियन नाडार बनाम हरि कुमार के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शून्य संविदा के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त कर लेता है तो उसे वह लाभ वापस लौटाना होगा। A person who has received advantage under void agreement is bound to restore it or to make compensation for it to the person from who he received it. ये सामे के इस आधार सूत्र पर आधारित है कि सामे चाहने वाले को सामे का पालन करना चाहिए, जो समता चाहता है उसे समता अवश्य करनी चाहिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 48, 51 एवं 53 क में सामे के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। धारा 48 पूर्वता के संबंध में, धारा 51 सद्भावी क्रेता द्वारा किए गए सुधारों के संबंध में एवं धारा 53 का आंशिक पालन के संबंध में प्रावधान करती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 177 से 179 तक में सामे के नियमों का समावेश किया गया है। टिप्पणी इनके अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों में भी सामे के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनका विस्तृत उल्लेख अध्याय 7 में सामे के आधार सूत्र शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में पाम्य भारतीय विधि का एक अभिन्न अंग बन गया है। 1. देवेंद्रनाथ मोहंती बनाम अन्नपूर्णा मोहंती A0I0R0 1996 उड़ीसा नवासी।